अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अमांदा उराल को कहती है, जल्द या देर से तुम इस बाजार के हाकिम बन जाओगे। उराल कहता है, मुझे भी यही यकीन है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब मुझे वो जंगजू तलाश करके दो जिसकी तुम बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती थी। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को एक एक करके ख़त्म कर दूँ। अमांदा पूछती है, तो फिर क्या करना होगा? उराल कहता है, उस दिन काई कबीले की औरतों को बाजार में नहीं पहुंचने देना, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसके पीछे मैं था। अमांदा कहती है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? उराल सिक्कों की एक पोटली निकालकर उसके हाथ पर रख देता है। दूसरी तरफ अर्तुल और सिमन की मुलाकात खत्म हो जाती है और अर्तुल जाने लगता है तो इतने में उसका सामना तुर्गत से हो जाता है, लेकिन तुर्गत मुकम्मल तौर पर अर्तुल को नजरअंदाज करके एक मेज पर बैठ जाता है। यह देखकर अर्तुल काफी हैरान होता है और तुर्गत के पास आकर कहता है, मैंने देखा है कि तुम काफी बेहतर हो गए हो तुर्गत अल्प। तुर्गत कहता है, अल्लाह का शुक्र है। फिर वो सिमन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जब तक मेरे दोस्तों की मदद मेरे साथ है तो मेरे जख्म ठीक और मेरा दिल पुरसकून है। अर्तुल कहता है, अगर तुम्हारे जख्म ठीक हो गए हैं तो तुम्हारे वापस आने का वक्त आ गया है। तुर्गत कहता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं उन बुज़दिलों का खून नहीं बहा देता। मेरा हर सांस मुझ पर हराम है। अर्तुल कहता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है तुर्गत। तुर्गत कहता है, मैं जिन अर्तुल साहब को जानता हूँ वो तो हमारा बदला ज़रूर लेते, लेकिन अब हर चीज़ के लिए वो सही वक्त देखते हैं। अब से आप हुक्मरानी करो और मैं शिकार करूंगा अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, जल्द ठीक हो जाओ और होश में आ जाओ। ये जान लो कि मैं अपने सिपाहियों का बदला ज़रूर लूंगा। यह कहकर अर्तुल वहां से चला जाता है। बाहर आकर आलियार कहता है, लगता है सिमन आपसे काफ़ी मुतासिर हो गया है, उसने आपका कर्ज अदा कर दिया। अर्तुल कहता है, सिमन किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता, लाजमी वो किसी चीज़ के पीछे है। अब देखते हैं कि वो अपना सोना वापस लेने के लिए क्या करता है। आलियार कहता है, मेरे बाबा सही कहते थे, आपसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अर्तुल कहता है, शुक्रिया। इसके बाद आलियार वहाँ से चला जाता है। इतने में सिमन का साथी पैतरोस वहाँ पहुँचता है और सलाम करने के बाद कहता है, अर्तुल साहब, मैं आपके कबीले में आना चाहता हूँ और दूध, गोश्त और मक्खन वगैरह खरीदना चाहता हूँ। अर्तुल कहता है, तुम किसी भी वक्त आ सकते हो ताजिर हसन। पैतरोस कहता है, शुक्रिया, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिमन अपने खास आदमियों को कह रहा था, हमें लाजमी बात करनी होगी। फिर वो तुर्गत के साथ वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं। तुर्गत दीवार के साथ कान लगाकर सुनने लगता है। फिलिप तहखाने का दरवाज़ा खोलता है और सब अंदर चले जाते हैं। तुर्गत को भी शक हो जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तहखाने में पहुंचकर मारिया कहती है, अर्तुल औरतों की हिफाजत के बहाने अपने आदमी बाजार में तैनात कर देगा, क्या ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है? सिमन कहता है, मेरे ख्याल में अर्तुल सुल्तान का जासूस नहीं है। मुझे अपना मिशन पूरा करने के लिए उसकी और उसके आदमियों की ज़रूरत है। हमें लाजमी उसका एतमाद हासिल करना होगा। हमें तुर्कों को एक दूसरे के खिलाफ करना होगा और इस मकसद के लिए मैं उराल का शौक और अर्तुल की बहादुरी का इस्तेमाल करूंगा और बाकी काम हमारी फौज के लिए आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ उराल आलियार को कहता है, तुमने अर्तुल का साथ देकर गलत किया है। जिस पर आलियार उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि दोबारा कोई ऐसी गलती मत करना भाई, आपकी पहली गलती को बाबा ने बहुत मुश्किल से छुपाया है। लेकिन उराल अपनी बात पर कायम रहता है। रात को काई कबीले में अर्तुल हाइमा खातून को सिमन के साथ होने वाले मायदे के बारे में बताता है। हाइमा खातून कहती हैं, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि औरतों की हिफाजत हमारे सिपाही करेंगे। फिर अर्तुल कहता है, मैं जानता हूँ कि सिमन ही बाप्तिज याया है, लेकिन जब तक मैं ये ना जान लूँ कि उसके पीछे कौन है तब तक ये खेल जारी रखना होगा। हकीम अर्तुक पूछता है, तुर्गत अल्प दुश्मनों के साथ मिल गया है, उसका क्या करेंगे? अर्तुल कहता है, मैं जिस तुर्गत को जानता हूँ वो एक खेल खेल रहा है, वरना मैं उधर ही उसकी जान ले लेता, क्योंकि मैं हर चीज नजरअंदाज कर सकता हूँ लेकिन गद्दारी नहीं। दूसरी तरफ मारिया तुर्गत को कहती है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई के ऊपर कोई बोझ नहीं हो। तुर्गत कहता है, इतने दिनों से तुमने मेरा साथ दिया मारिया, लेकिन मैं मजीद तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं कल चला जाऊंगा। मारिया पूछती है, तुम कहाँ जाओगे? तुमने कबीले जाने से इनकार कर दिया है, तुम्हारा कोई नहीं है। तुर्गत कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मारिया कहती है, मैंने अपने भाई से बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर तुर्गत चाहे तो वो मेरे साथ काम कर सकता है। हम मुख्तलिफ जगहों पर रकम वसूल करने जाते हैं तो रास्ते में डाकुओं से हमारा सामना हो जाता है, इसलिए तुम जैसे जंगजू की उन्हें ज़रूरत है। बराए मेहरबानी आप मत जाओ। तुर्गत कहता है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर मारिया बहुत खुश हो जाती है और तुर्गत के मुंह पर एक बोसा दे देती है। फिर कहती है, मेरा भाई ये सुनकर बहुत खुश होगा। यह कहकर वो बाहर निकल जाती है और साथ वाले कमरे में जाकर तहखाने का खुफिया दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर दोबारा दरवाजा बंद कर देती है। तुर्गत भी कान लगाकर सुन रहा था।
थोड़ी देर बाद वो भी अपने कमरे से निकलता है और साथ वाले कमरे में घुस जाता है और उस कमरे में कोई खुफिया दरवाजा तलाश करने लगता है। इतने में एक लकड़ी पर पानी पड़ा हुआ देखता है तो सारा खेल समझ जाता है। इसके बाद वो भी आग पर पानी डालता है और अंदर एक जंजीर देख लेता है। फिर वो जंजीर खींचता है तो दरवाजा खुल जाता है। तहखाने के अंदर जाकर मारिया देखती है कि एक पैगाम रसां कबूतर वहां आया हुआ था। मारिया उसके पांव से खत उतार कर पढ़ने लगती है। इतने में तुर्गत भी अंदर आ चुका था और छुपकर एक तरफ बैठ जाता है। इतने में सिमन और फिलिप भी मारिया के पास पहुंच जाते हैं। मारिया कहती है, कोनिया से जिस खबर का आपको इंतजार था वो आ गई है। अबू निकाश का खत आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। सिमन पूछता है, तुर्गत का क्या हुआ? मारिया कहती है, वो आपके लिए काम करने पर रजामंद हो गया है। सिमन कहता है, अच्छा है, तुम और फिलिप दोनों मिलकर उसकी तरबियत करोगे। कल वो जाकर हमारी पहली वसूली करेगा ताकि उसे काम की समझ आए। फिर सिमन और फिलिप वहां से चले जाते हैं और मारिया भी खत रखकर दूसरी तरफ चली जाती है। फिर तुर्गत निकलकर बाहर आता है और वो खत और उसके साथ मौजूद आला उठा लेता है जो खत पढ़ने के लिए जरूरी था और कहता है, तो कोनिया में मौजूद जासूस अबू निकाश है। दूसरी तरफ जानदार कहता है, अब हमारे लिए यही बेहतर है कि हम अर्तुगरुल के साथ मिलकर ज्यादा ताकतवर हो जाएं, लेकिन तुम दोनों चोलपन और उराल पर कड़ी नजर रखो। इतने में बातूहान वहां आता है। आलियार और असलहान उठकर चले जाते हैं। बातूहान कहता है, सरदार आपने बुलाया था, खैर है? जानदार कहता है, क्या तुम्हारा मालिक उराल कुछ करने वाला है? बातूहान कहता है, सरदार आपने उनके पांव बांधे हुए हैं, मैंने उन पर नजर रखी हुई है। जानदार कहता है, अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हारे कान काट डालूंगा बातूहान, अब तुम जाओ। दूसरी तरफ उराल कहता है, पहले सिमन ने बातूहान के खंजर को इस्तेमाल किया और अब अर्तुगरुल के साथ मायदा कर लिया है। ये सारे खेल के पीछे सिमन है। चोलपन कहती है, वो एक ताजिर है, उसे सिर्फ सोना चाहिए, वो ऐसा क्यों करेगा? उराल कहता है, इसका मैं पता लगाऊंगा चोलपन। इतने में बातूहान वहां आता है। उराल उसे कहता है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, कल सुबह सवेरे रवाना हो जाना और ये सिक्कों की पोटली अमांदा को दे देना। फिर उराल उसे पूछता है, मेरे बाबा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? बातूहान कहता है, उन्होंने कहा है कि अगर मैंने आपके बारे में उनको खबर ना दी तो वो मेरे कान काट डालेंगे। उराल हंसते हुए पूछता है, क्या तुम खौफजदा तो नहीं हो बातूहान? बातूहान कहता है, मैं यतीम था जब आपने मुझे अपने साथ लिया था, आपने मुझे बड़ा करके एक जंगजू बनाया, मैं आप पर अपनी जिंदगी भी निछावर कर दूंगा। उराल कहता है, मैं तुम्हारी ये अकीदत कभी नहीं भूलूंगा बातूहान। फिर बातूहान वहां से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुबह के वक्त एक आदमी अमांदा के पास पहुंचता है और अमांदा को कहता है, अगर तुम मेरे साथ कोई चाल चल रही हो तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा अमांदा। अमांदा सिक्कों की पोटली उसे देती है जो बातूहान ने उसे दी थी और कहती है, इसमें पूरे 100 सिक्के हैं। आदमी पूछता है, ये किस लिए हैं? अमांदा कहती है, ये बयाना है, काम करने के बाद मजीद 200 सिक्के तुम्हें मिलेंगे। वह आदमी पूछता है, ये काम कौन करवाना चाहता है? अमांदा कहती है, वह एक बाअसर आदमी है, मैं उसकी शनाख्त जाहिर नहीं कर सकती। आदमी पूछता है, मुझे क्या करना होगा? अमांदा कहती है, मेरे साथ आओ। इतने में काई और जावेदार कबीले की औरतें भी बाजार में पहुंच जाती हैं। अमांदा उस आदमी को लेकर उनके सामने आ जाती है और कहती है, बाकी सोना तुम्हें ऐसे मिलेगा। आदमी कहता है, मैं तुर्कों से नफरत करता हूँ। अमांदा कहती है, इसलिए तो तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है। वो चाहते हैं कि तुम असलहान खातून और हलीमा सुल्तान को अगवा कर लो। वह आदमी पूछता है, ये औरतें कौन हैं? अमांदा कहती है, असलहान खातून जावेदार कबीले के सरदार की बेटी है और हलीमा सुल्तान काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल की बीवी है। अब अगला काम तुम्हारा है, कल ये दोनों बाजार में नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरी तरफ दोनों कबीले की औरतें कालीनें तैयार करने के लिए एक दुकान के अंदर चली जाती हैं। बामसी अपने सिपाहियों को कहता है, इस दुकान के चारों तरफ खड़े हो जाओ। फिर बामसी बानोजी जी को कहता है, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, इस दौरान हिफाजत का काम आप संभाल लेना। फिर बामसी वहां से जाने लगता है तो वो अमांदा का आदमी उसे घूर कर देखने लगता है। बामसी भी उसे गौर से देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। मारिया भी कालीनें तैयार होने वाली जगह पर पहुंचती है और चोलपन से बातचीत करने लगती है। इतने में हलीमा वहां आकर कहती है, खुश आमदीद, क्या मैं जान सकती हूँ कि हमारी मेहमान कौन है? मारिया कहती है, मैं इस बाजार के मालिक सिमन की बहन हूँ, मैं आप सब खवातीन को शाम के खाने के लिए दावत देना चाहती हूँ, आपने हमारे बाजार को रौनक बख्शी है। दूसरी तरफ तुर्गत बैठकर खाना खा रहा था। इतने में बामसी वहां पहुंचता है और तुर्गत के सामने बैठकर कहता है, तुर्गत भाई, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, लाजमी तुम कबीले के खाने को याद कर रहे होगे। इस दौरान तुर्गत वो खत और आला निकाल लेता है जो उसने तहखाने से उठाया था और बामसी के थैले में रखते हुए गुस्से से कहता है, बहुत हो गया, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन बामसी समझ नहीं पाता और थोड़ा गुस्से में आ जाता है।
اور کہتا ہے بھائی مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے جب ہم اکٹھے گھوڑوں پر جاتے تھے اور مل کر لڑتے تھے۔ لیکن ترگت غصے سے اٹھ کر جانے لگتا ہے تو بامسی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ترگت بامسی کے منہ پر ایک زوردار مکہ مار دیتا ہے، جس کے بعد دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں۔ اتنے میں سیمن بھی وہاں آ جاتا ہے۔ بامسی کو سیمن کے آدمی پکڑ لیتے ہیں۔ سیمن غصے سے کہتا ہے بہت ہو گیا بامسی، میں یہاں لڑائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ترگت اب ہمارے لیے کام کرتا ہے، اس لیے مشکلات پیدا مت کرو۔ پھر سیمن ترگت کو کہتا ہے تم ماریا اور فلپ کے ساتھ ایک وصولی کے لیے جاؤ، ورنہ کائی کی بیلی والے تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔ پھر بامسی اپنے بازو چھڑوا کر ترگت کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے اب تم اس گندے آدمی کے لیے کام کرو گے، شرم ہے تمہارے اوپر۔ یہ کہہ کر بامسی اپنا تھیلا اٹھاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔